दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो यहाँ पे फरवरी के म्यूचुअल फंड के आंकड़े आ चुके हैं जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। म्यूचुअल फंड ने इस बार फरवरी महीने में नई खरीदारी तो नहीं की है, लेकिन यहाँ पे बिकवाली हुई है। तो कितनी बिकवाली हुई है और कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अभी भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अब इरेडा जो आप देखें तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ये 100% ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ही फाइनेंस प्रोवाइड करती है, चाहे ईवी बिजनेस हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन हो, विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो। और इस बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए कंपनी कुछ और नई सब्सिडीज कंपनी की भी स्थापना करने जाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। यानी बिजनेस बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और गवर्नमेंट भी इस समय इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है और एक टारगेट बना दिया गया है कि 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। तो इसमें एक बड़ा योगदान इरेडा का हो सकता है। तो क्या इस समय खरीदारी करनी चाहिए? एफआई और डीआई का क्या रुझान है बाजार को लेकर, वो भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.पी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स यानी कल 74,119 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, जहाँ पे मात्र 33 पॉइंट की ही तेजी थी, यानी 0.045% की तेजी थी बीएसई सेंसेक्स में। तो बाजार ने एक ऑल टाइम हाई बनाई, उसके बाद में बाजार में कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बीच में ये भले बाजार ने दौड़ा हो, लेकिन एफआई ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की पिछले कई महीनों के बाद। अब आप देख ही सकते हो कि 7 मार्च को एफआई ने 22,997 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने मात्र 15,693 करोड़ की ही बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 7,304 करोड़ पॉजिटिव है और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है कई समय के बाद। और आप देख सकते हो कि 6 मार्च को भी उन्होंने 2700 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी। इस महीने में अभी आप देख सकते हो कि 6-7 दिन हुए शुरुआत होकर महीने की, 10,128 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लिया है। यानी पिछले 2-3 महीनों में पहली बार एफआई बाजार में खरीदार बने, प्योरली उन्होंने खरीदारी की है। ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है, यानी फाइनली बाजार में लौट के आए एफआई। दूसरी तरफ डीआई ने भी बाजार को पूरा सपोर्ट दिया है और पहली बार ऐसा हो गया एफआई डीआई ने जम के खरीदारी की है। 7 मार्च को एफआई ने 11,886 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 9,285 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 2,601 करोड़ पॉजिटिव है। तो डीआई ने भी काफ़ी अच्छी खरीदारी की और वो लगातार खरीदार बने हुए। इस महीने में अब तक उन्होंने 13,898 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो ये काफ़ी समय के बाद हुआ जब एफआई और डीआई दोनों ही बाजार में खरीदार है। तो जो बिकवाली हो रही है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हो रही है, क्लियरली समझ में आ रहा है। और आप देख सकते हो ये बाजार में आने वाले में तेजी के संकेत दिखाई दे रहा है। अब इरेडा की बात करो, काफ़ी दिन के बाद एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। स्टॉक की शुरुआत 142 पर हुई, तो क्लोजिंग थी बुधवार की 141 के आसपास, पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में 148 का हाई बना, यानी अपर सर्किट लगा, और जो लो है वो 140 के आसपास है। अंत में क्लोजिंग 147 के आसपास रही, जहाँ पे 4.30% की तेजी देखने को मिली। तो सर्किट जरूर खुला, लेकिन तेजी काफ़ी अच्छी रही। जो स्टॉक एक तरह से देखें तो 150 के आसपास यहाँ पे सेटल होने को तैयार हो रहा है। 140 इंट्राडे का लो, हाई 148 का है। 52 वीक का लो 32 रुपीज़ का है और इसका हाई अगर देखें तो 214 के आसपास है। तो अभी 200 से 14 का जो हाई बना के स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और इसलिए इसमें ज़्यादा गिरावट की संभावना अब कम दिखाई दे रही है। वॉल्यूम लगभग एक जैसा है। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठेगी। 1 वीक पहले भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की ही डिलीवरी उठेगी। और बुधवार को भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और कल भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। बिल्कुल एक जैसे वॉल्यूम में काम का जो रहा है, स्टेबिलिटी एक तरह से स्टॉक में आ चुकी है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2 मार्च को स्टॉक 160 के आसपास था, जहाँ पे 2.3% की तेजी बनी। 4 मार्च को स्टॉक में लोअर सर्किट लगा, स्टॉक 152 के आसपास आ गया, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। 5 मार्च को स्टॉक में फिर गिरावट हुई, स्टॉक 146 के आसपास आया, जहाँ पे 4% की गिरावट हुई। 6 मार्च को देखें तो 141 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.4% की फिर गिरावट हुई। यानी 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हुई थी, उस पर 7 मार्च को ब्रेक लग गया, स्टॉक फिर से 148 के आसपास आ गया। अब यहाँ पे फरवरी के लेटेस्ट आंकड़े आ चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने बिल्कुल फ्रेश खरीदारी नहीं की, यानी फरवरी महीने में किसी म्यूचुअल फंड ने निवेश नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। ऐसे में अब जो म्यूचुअल फंड है वो वेट कर रहे हैं, लेकिन 19 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बिकवाली कर दी है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कम हुआ 19 म्यूचुअल फंड का है, 0 म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं कि सारे म्यूचुअल फंड निकल गए, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने अभी भी जम के खरीदारी की हुई है। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिसको निवेश है और हम इसको चेक करेंगे, लेकिन जिसका निवेश 1000 करोड़ के ऊपर है उसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि किसी किसी का छोटा निवेश भी है उसको इतना डिस्कस करने जाएंगे तो काफ़ी बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ग्रोथ ने 19,092 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कोटक एल्स टैक्स सेवर स्कीम ने 5,050 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड ने 1,543 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा SBI PSU रेगुलर ग्रोथ ने 1,762 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद में अगर आप देखें तो बड़ौदा BNB परिबास लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 1,073 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक बिजनेस साइबर साइकिल फंड रेगुलर ग्रोथ ने 2,446 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड ने 2,567 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड ग्रोथ ने 7,063 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा बंधन स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 4,289 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड ग्रोथ ने 5,225 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक मल्टी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 9,629 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ने 45,111 करोड़ का जबरदस्त निवेश किया है। निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड ने 4,264 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ने 10,916 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद में LIC म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप ने 2,549 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और DSP एल्स टैक्स सेवर फंड ने 14,147 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। जो इसके बाद में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 46,044 करोड़ का बम्पर निवेश किया है। SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ने 4,971 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सुंदरम मल्टी कैप फंड ने 2,398 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। फिर सुंदरम मिड कैप ग्रोथ ने 10,112 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एडोलाइज लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 2,797 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एडोलाइज मिड कैप फंड ने 5,066 करोड़ का निवेश किया है। कोटक इक्विटी सेविंग फंड ने 4,614 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एडलवाइज फ्लेक्सी कैप फंड ने 1,643 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप ने 3,037 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक बैलेंस एडवर्टाइज फंड ने 15,718 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। बड़ौदा BNB परिबास ने 3,725 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। महिंद्रा मनुलाइफ एग्रेसिव हाइब्रिड ने 1,033 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक पॉइनर फंड ने 2,193 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC मल्टी कैप फंड ने 11,757 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और HDFC बिजनेस साइकिल फंड ने 2,975 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप ने 3,502 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और बड़ौदा BNB परिबास ने 1,711 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बड़ौदा BNB परिबास स्मॉल कैप ने 1,348 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। UTI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ने 1,022 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड ने 3,329 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने अभी भी जम के खरीदारी की हुई है और ये आंकड़े उत्साहवर्धक है और इसीलिए डरने की कोई बात नहीं। निवेश को बनाए रखे, एक बड़ी तेजी के लिए स्टॉक फिर तैयार हो रहा है। रिजल्ट देखा इस बार हमने काफ़ी बेहतर रहा है। रेवेन्यू 438.83 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 51.84% की ईयर बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 335 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 67.15% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। डायलूटेड EPS 1.38 रहा, जहाँ पे 56% की ईयर बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 76.46% रहा, जहाँ पे 10.08% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो ओवरऑल देख सकते हो रिजल्ट बहुत ही बेहतर है और ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इरेडा में निवेश करना चाहिए। आने वाले समय इरेडा आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।